नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बीते दिनों हमने देखा कि रेलवे में परीक्षाओं की भर्ती में अनियमितता के आरोप को लेकर बिहार के कुछ शहरों में कुछ छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन कुछ जगहों पर थोड़ा हिंसक भी हुआ। इसको लेकर सवाल उठे, रेलवे की तरफ से तमाम बातें की गई, संवाद किया गया और अपने आप में एक बहुत फैसला लेने के लिए कमेटी बना दी गई है। साथ ही साथ कई प्रकार की जो ग्रीवांसेस की बात छात्रों की ओर से की जा रही है, उसके लिए खुद रेल मंत्री सामने आए तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इस विशेष कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। शुक्रिया आप हमारे लिए वक्त निकाल लें। लेकिन महत्वपूर्ण सर चीज यही है कि जो हमने छात्रों के अंदर रोष देखा है, वो सड़क पे उतरे हैं। उनको लगता है कि उनके हिस्से का जो हक है वो उनका शायद चला गया है। ऐसे छात्र जो अपने आप में परेशान हैं और सड़क पे उतर आए हैं, क्या उनके लिए उनको फौरी तौर पे आप कहेंगे और किस प्रकार से रेलवे उनके तमाम ग्रीवांसेस, कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए आगे कदम उठाएगा? मैं अपने सभी छात्र मित्रों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, उसको हम अति संवेदनशीलता के साथ हैंडल करेंगे। ऑलरेडी इसके लिए जो कमेटी बनी है, इस कमेटी ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव करना चालू कर दिया है। जितने आरआरबी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स के कई ग्रुप्स के साथ आज भी मीटिंग्स की हैं। कई हज़ारों बच्चों ने आज रिप्रेजेंटेशन दिया अपना। तो मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप किसी की भी बातों में ना आए, कोई भी भ्रम में ना आए। कोई भी बात अगर कोई भी कह रहा है, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ और किसी भी तरीके से हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे और अति संवेदनशीलता के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी उदारता के साथ इतनी सारी वैकेंसीज दी हैं, तो हम उसमें किस तरह से हमारे नौजवान साथियों को फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, वो हमारा कर्तव्य है, हम उसको निभाएंगे। जी सर, दूरदर्शन के माध्यम से देश पूरा आपको सुन रहा है और छात्र खासतौर से जिन्होंने इस परीक्षा में अप्लाई किया, तो उनके मन में भी इस प्रकार का सवाल है कि क्या अब जब एक कमेटी बन गई है, क्या एक कंप्लीट सोल्यूशन इस कमेटी के माध्यम से आ पाएगा, वो भी टाइम बाउंड मैनर में? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे इसमें क्या है, हम थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें, सबसे पहली बात आती है कि संख्या 1,25,00,000 के आसपास एप्लीकेंट्स। तो उसको इतने बड़े एग्ज़ाम को सही तरीके से कराना, वो अपने आप में रेलवे के सभी कर्मचारियों ने मिलके, आरआरबीज ने, सब ने मिलके, और छात्रों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया। जिस तरह से एकदम सुचारू तरीके से एग्ज़ाम हुआ, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं आई। नंबर ऑफ वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने को शॉर्टलिस्ट करना है, वो एक पुरानी प्रथा है, वो हमेशा से नियम चला आ रहा है। 2015 से पहले 10 गुने होता था। 10 गुने होने से बहुत कम लोगों को चांस मिलती थी। मोदी जी ने आके 2015 में आने के बाद में इसको 15 गुना किया पहले, फिर 2019 में इसको 20 गुना किया। यानी अधिक से अधिक छात्रों को वैकेंसी के अगेंस्ट चांस मिले मेन एग्ज़ाम देने का। तो ये अब इसमें मुद्दा क्या आया? मुद्दा ये आया कि 20 गुना वैकेंसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एग्जैक्टली 35,000 के अगेंस्ट 7 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब हर एक कैटेगरी में कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो लेवल 2 की कैटेगरी 5,663 के अगेंस्ट 1,13,000, 20 गुना हुआ। लेवल 3 में 4,940 के अगेंस्ट 98,833, 20 गुना हुआ। तो कैटेगरी वाइज भी एकदम करेक्ट है नियम के हिसाब से। अब इश्यू क्या है कि कई बच्चों ने एक से अधिक कैटेगरी में compete किया है जी, और उसमें शॉर्टलिस्ट भी हुए। तो शॉर्टलिस्ट होने के कारण ओवरऑल 7 लाख यहाँ नंबर आता है। लेकिन जो छात्रों का कहना है कि जो बच्चे एक से ज़्यादा कैटेगरी में compete करके, उनको आप सिर्फ एक ही गिनिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समाधान किया जा सकता है। इसके लिए कोई सड़क पे उतरने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई आग लगाने की ज़रूरत नहीं। रेलवे आपकी अपनी खुद की संपत्ति है। छात्रों से मेरा निवेदन है। सर, आपने जो समाधान शब्द कहा, चिंता छात्रों को यही है कि वो समाधान क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को लग रहा है कि शायद उनके हिस्से का हक चला गया। तो क्या वो 20 गुना संख्या रहते हुए हर प्रकार के छात्र को उसको वाजिब हक मिल सके, इसको लेकर क्या समाधान हो सकता है? लगता है कि इसका समाधान संभव है और जिस संपर्क के साथ जो आज रिप्रेजेंटेशंस आए छात्रों के, उन छात्रों के रिप्रेजेंटेशन को देख के भी लग रहा है कि इसका समाधान संभव है। कमेटी बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों की है, जिन लोगों ने
रिक्रूटमेंट में बहुत सारा एक अनुभव हासिल किया हुआ है। तो मेरा निवेदन है छात्रों से, मात्र 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते में आप सबके सब रिप्रेजेंटेशंस देंगे और 3 हफ्ते के तुरंत बाद इसका समाधान निकल जाएगा। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकल जाएगा। जी सर, एक कंसर्न ये भी है कि साहब एक बच्चे का एक से ज़्यादा जगह पे उसका नाम दर्ज है, जो 20% ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा आपने कहा कि जिन बच्चों को उस लिस्ट में एक तरीके से उनका नाम आया है, तो ये एक बच्चों को तर्क दिया जा रहा है, बच्चे तर्क इस बात को दे रहे हैं कि साहब ये उनके साथ अन्याय है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा जगह है, तो ऐसे में वो अप्लाई या ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा लेकिन उसका नाम ज़्यादा होने से किसी और का हक मारा जा रहा है। ये एक क्या तकनीकी इशू है और इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझने की है। पहली कि हम किसी भी परीक्षा में हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। पहला तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे 10+2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें अगर एक कोई ग्रेजुएट बच्चा अगर अप्लाई करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, राइट। पहला ये। दूसरा, हम किसी भी छात्र को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सबका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले हर एक अपॉर्चुनिटी में मैं ट्राई करूं। ये सभी का एक रहता है, हम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। हमने देखा है ये तकलीफ़ क्या होती है, ये दर्द क्या होता है, इसमें किस तरह से मानसिक तौर पे जो पेन होता है, जो टेंशन रहता है, जो एंग्जाइटी रहती है, वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो क्या इसका एक तार्किक, लॉजिकल और लीगल सॉल्यूशन निकल सकता है? मेरा मानना है हाँ, निकल सकता है सॉल्यूशन। सर एक बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब 10वीं जो 12वीं पास बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया तो उसमें ग्रेजुएशन के बच्चे जब आएंगे तो वो बेहतर करेंगे और ऐसी स्थिति में उनका हक कहीं ना कहीं शायद चला जाएगा। ये बिल्कुल एक साधारण सी समझ पाने वाली, कही जा सकने वाली बात है। ये लगातार बड़ी संख्या में छात्र कह रहे हैं, ऐसे छात्रों को आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रहा है, आज ही आना चालू हो गया है। कमेटी ने ऑलरेडी फंक्शनिंग चालू कर दी है। कमेटी कल बनी, आज से फंक्शनिंग चालू कर चुकी है, कल से ही चालू कर दिया था फंक्शनिंग। आरआरबी सभी छात्रों के साथ मिलना चालू कर दिया ऑलरेडी। रिप्रेजेंटेशंस कितने सारे रिसीव हो चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा। जी सर, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि किस तरीके से आप ये कह रहे हैं 3 सप्ताह तक एक समय, एक विंडो खोल के रखी है कि आपको वो अपने आप में देना है। महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि अब जब 3 सप्ताह का समय है, आपने एक टाइम बाउंड तरीके से आगे बढ़ने की बात करी है, तो क्या ये 3 सप्ताह अपने आप में पर्याप्त होगा? कई छात्र इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि जब आपको इतना लंबा वक्त लग गया इस पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट करने में, एग्जाम कंडक्ट करने में, तो क्या 3 सप्ताह में आप इतना बड़ी प्रक्रिया को फिर से कंडक्ट कर पाएंगे? कि 1,25,00,000 लोगों का एग्ज़ाम लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। जी। आप देखिए, बड़े बड़े एग्ज़ाम अगर हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम में संख्या लाखों में ही होती है। ये 1 करोड़ से ज़्यादा का है और उसको भी ढंग से कराना, एकदम बिल्कुल फेयर वे में कराना, ट्रांसपेरेंट वे में कराना, डेफिनेटली एक बड़ा काम होता है। ये मेरे ख्याल से सब बच्चे भी समझते हैं। मुझे बच्चों ने, किसी ने, मतलब जो मुझे फीडबैक मिला, जितना मेरा संपर्क हुआ और जो संवाद हुआ, उससे जो समझ में आया कि कंप्लेंट वहाँ नहीं है, मुद्दे 2 हैं। एक मुद्दा जो अभी आपने 20 टाइम्स वाला बोला, दूसरा मुद्दा है ग्रुप डी का, कि आप इसको सिंगल फेज करेंगे या डबल फेज करेंगे। तो डबल फेज के पीछे सोच ये थी कि 1,25,00,000, उसमें भी 1,35,00,000 या 1,15,00,000 के आसपास एप्लीकेशन है, 1 करोड़ से अधिक है। तो उससे इतने बड़े एग्जाम में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाए? आज मान लीजिए मैं अगर प्रीलिम एग्जाम दे रहा हूँ, उस दिन अगर मेरी तबीयत थोड़ी कमज़ोर रही तो उस दिन मैं एग्ज़ाम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे पास कम से कम एक और चांस होना चाहिए मेन एग्ज़ाम के टाइम में ढंग से मेरिट में आ जाऊँ, राइट। ये थॉट प्रोसेस के साथ 2 स्टेज किया गया था, लेकिन जो पुरानी सिस्टम था जिसमें सिंगल स्टेज में किया जाता था और अभी जो छात्रों का रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी एक समाधान निकल सकता है। ये कोई बहुत बड़े ऐसे मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों पे सड़क पे उतरना पड़े। सड़क पे उतरे हुए छात्र ये भी कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज में आपको जो प्रक्रिया अपनानी थी, आपने पहले ही फेज में अपना ली, इसकी वजह से भी उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसा नहीं है, सेकंड फेज फर्स्ट फेज तो दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। आजकल तो वैसे भी एग्जाम सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, तो एकदम फेयर और रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। तो सर चूंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम आपने कंडक्ट कराया, इसमें 1.25 करोड़ के आसपास एप्लीकेंट उसमें आए और उस एग्ज़ाम को कहीं से भी कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई, कहीं से इस प्रकार कोई खबर नहीं आई कि साहब इस प्रकार की कोई दिक्कत हुई है एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, तब जबकि कोविड चल रहा था। इसको तो हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। किस प्रकार का वो एक बड़ा चैलेंज था जो आप उससे निकल आए, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अब दिक्कतें पैदा हो रही हैं। देखिए, जब
इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम कर लिया है, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और छात्रों को भी मैं कहता हूँ कि आप छात्र भाइयों को मैं कहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, आप इसका सोल्यूशन निकलेगा। सर, हमने देखा कि जो छात्र सड़क पे उतरे थे और उसके बाद में उनके साथ में पुलिस की कार्रवाई भी हुई, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा खबरें बनी, उस सबको लेकर रेलवे की संपत्ति का नुकसान भी हुआ। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक टाली जा सकने वाली एक स्थिति हो सकती थी? मेरा मानना है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हमें फंडामेंटल राइट्स पे हम बात करते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद की स्वयं की ड्यूटी को भी देखना पड़ेगा। हम सभी नागरिकों को अपनी ड्यूटी को भी देखना पड़ेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, चाहे रेलवे हो, सड़क हो, कोई भी ऑफिस हो, कुछ भी हो, सड़क, एक स्ट्रीट लाइट भी हो, बचाना वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। मैं नहीं मानता कि हम देश में जब देश का निर्माण कर रहे हैं, तो इस देश के निर्माण में हम सबको अपना अपना रोल लगाना पड़ेगा। भगवान राम ने जब सेतु बनाया तो वो गिलहरी का भी एक रोल था। तो हम सबको अपना अपना रोल तो करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी एक ग्रीवेंस है तो हम कानून को हाथ में ले लेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, एक बात ये भी कही जा रही है, इसको हम र्यूमर भी कह सकते हैं या सत्यता, आप उसके बारे में बेहतर बताएंगे, कि जिन छात्रों ने उतर कर विरोध किया या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में जो कहीं एक आगे बढ़ चढ़ के मौजूद नजर आए, ऐसे छात्रों को क्या आगे से रेलवे की परीक्षा में भर्ती ना होने के लिए या नहीं हो सके ऐसा प्रतिबंधित किया जाएगा? इसको लेकर भी छात्रों में कई प्रकार की बातें चल रही हैं, आप स्पष्ट करना चाहेंगे कुछ? इसको स्पष्ट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पॉइंट आएगा, कमेटी इसको बहुत एकदम स्पष्ट रूप से इस पर निर्णय लिया जाएगा। और हम बहुत संवेदनशील सरकार है, युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार है, युवाओं का ध्यान रखने वाली सरकार है। और जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी, जो जितने मोदी जी ने जो इनिशिएटिव्स लिए, उनमें मेन फोकस कौन है? गरीबों का, युवाओं का, किसानों का। तो इसमें स्वाभाविक रूप है कि हम सॉल्यूशन को अच्छे से ही निकालेंगे। जी सर, इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के बाद में हमने देखा कई राजनीतिक दलों की ओर से भी बयान आए। इस पूरे बात का या पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण भी देखने को मिला। आपको लगता है कि इसको लेकर किस प्रकार की एक बयानबाजी आप लगातार देख रहे हैं जो राजनीतिक वजहों से सुनाई पड़ रही है? जिन लोगों के पास दूसरे मुद्दे नहीं होते हैं तो वो किसी न किसी मुद्दे में अपना निकालते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ये छात्रों का मामला है, देश का मामला है, इसमें राजनीति न डालें। सर, आपने अपील पहले भी की थी, लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजी थोड़ा बढ़ती दिखाई पड़ रही है अभी भी, क्योंकि उसके पीछे कई वजहें भी बताई जा रही हैं कि एक छात्रों का एक बड़ा वर्ग है जिसके अंदर रोष है, उसको कैश करने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि इस सब चीज़ों से राजनीतिक दलों को ज़्यादा बचने की ज़रूरत है? मुझे विश्वास है कि छात्रों को मेरे द्वारा, मैं उन छात्रों को आज एक बार फिर निवेदन करता हूँ, हमारी नीयत साफ है, काम करने का इंटेंट हमारा साफ है। सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नवनिर्माण की तरफ ले जाने वाला जो यज्ञ चलाया है, इसमें कहीं पर भी कोई भी हर किसी को जुड़ने की बात है, अलग होने की बात नहीं। तो मुझे विश्वास है कि छात्रों का हमारे ऊपर ही विश्वास रहेगा, चाहे कोई कितनी भ्रमित करने की कोशिश करे। जी सर, इस पूरे प्रोसेस के तहत जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसको लेकर भी सवाल है कि साहब, आप करना तो बेहतरी के लिए चाहते हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह से कुछ छात्रों में भ्रम है कि शायद अच्छा स्कोर करने के बाद भी उनका नाम शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में नहीं होता। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नॉमिनेशन दुनिया के हर परीक्षा में होता है, करीब करीब हर बड़ी परीक्षा में होता है, और उसके बिना आप कैसे मैनेज करोगे किसी भी एग्जाम को? अगर 1 करोड़ संख्या है, एक सेंटर है, कितने, मतलब हजारों की संख्या में शिफ्टों में काम होता है। हजारों की संख्या में जब शिफ्टें हैं, कई 100 सेंटर्स हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना तो दुनिया के हर एग्जाम में होता है। भारत के आज की बात है क्या? ये तो 1970 1950 के समय से जब संख्याएं बढ़ने लगी, तब से नॉर्मलाइजेशन होता है। जी सर, रोजगार के लिहाज से रेलवे एक बहुत बड़ा एक संस्थान है, और अभी भी अगर देखा जाए तो कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा बड़े एक परिवार के तौर पर देखने को मिलती है, और ये रोजगार के अवसर के लिहाज से भी एक बड़ा रिक्रूटमेंट की पूरी ड्राइव थी। ये जो सवाल अभी खड़े हुए हैं, भविष्य में ये सवाल ना खड़े हों, क्या इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे घटनाक्रम से कुछ और ऐसे बड़े कदम हम भविष्य में देखेंगे कि ऐसी घटनाएं ना होने पाए? क्योंकि बड़े रिफॉर्म से रेलवे गुजर रहा है, रिक्रूटमेंट में भी एक बड़े प्रकार की प्रक्रियागत तकनीकी व्यवस्थाएं शामिल हो, क्या उसको लेकर कोई बड़ा उपाय? बात सही, इसमें तकनीकी व्यवस्था को और ज़्यादा सम्मिलित करना चाहिए, और इस पर सोच रहे हैं। इस पर काफ़ी इनपुट्स भी आए, कई सजेशंस भी आए, कई जो एकेडमिक वर्ल्ड से जो लोग इसमें एग्ज़ाम वगैरह के से बहुत अच्छा वास्ता रखते हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे सजेशंस दिए।
जी, क्योंकि सर आपने इस बात का कहा कि एक बड़ी एजेंसी को रिक्रूट करने में भी काफ़ी समय लगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम था। ऐसे में आप आईटी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालते हैं, तो आपको बेहतरी से पता है कि तकनीकी तरीके से चीज़ों को कैसे ईजिली लोगों के लिए उसको जोड़ना है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस रिफॉर्म या एक बेहतरी के लिए आप कदम उठाना चाह रहे हैं वो देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी शुरू होगा? विश्वास है इस पे, मुझे विश्वास है। और हमेशा हमारा एम क्या रहेगा? हमारा एम रहेगा कि एग्ज़ाम फेयर हो, रीजनेबल हो, कहीं पर भी किसी को इसमें ये संदेह न हो कि भाई मैंने जिस तरह की परीक्षा में जैसा परफॉर्म किया वैसा मेरा रिजल्ट आया या नहीं। वो एम एक रहेगा हर जगह। जी सर, आपने जो कमेटी गठित की है वो 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट आपको देगी, ऐसा आपने तय किया, और आपने इस बात के भी संकेत दिए थे संभव हुआ तो वो पहले भी रिपोर्ट आपको दे सकते हैं। क्या लगातार आप इस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे कि ताकि ये समय जो 4 मार्च का है ये पहले तो हो, बाद में ना होने पाए, मतलब वो समय और ज़्यादा बर्बाद ना हो? बल्कि हमने तो इससे भी एक कदम आगे जाके आरआरबी के जितने चेयरपर्सन्स हैं, चेयरमैन हैं, उन सबको बोला है कि आप रीच आउट करिए, आप प्रोएक्टिवली जाके स्टूडेंट से मिलिए। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले भी हैं। हमारा एम है, हम छात्रों के लिए सरकार। सर क्योंकि छात्र बड़ी संख्या में आपको सुन रहे होंगे, और ये जो नोटिफिकेशन था 2019 का था, हालांकि कोविड का एक समय था, और 2022 में भी रिजल्ट निकला, और अभी हम एक पहले ही चरण पर एक तरीके से एक ठहराव की स्थिति आ गई है। ये इतनी लंबी प्रक्रियाएं ना हो, इसको लेके क्या आप आश्वासन देंगे? बहुत से विषय हैं इसमें। एक तो कोर्ट का भी मामला आता है, जैसे ट्रिब्यूनल्स का, कोर्ट का। तो मेरा देखिए, ये सामाजिक व्यवस्था है हमारी, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो सोचना पड़ेगा इसमें किस तरह से और इसको स्पीड अप करें। पर मेरा मानना है कि जितनी कोविड के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हम निभाएंगे। जी, क्योंकि सर ये जब लंबा खिंचता है तो जिसने 2019 में +2 में अप्लाई किया वो आज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की स्थिति में, तो ऐसे में ये स्वाभाविक रूप से ये मन में सवाल उठता है कि आखिर इतना लंबा वक्त लगता है तो हम शायद और बेहतर कर पाते अगर ये समय रहते चीज़ें हो सके तो। आपकी बात में इसमें विषय में बात है। अब इसको कैसे इसको करें, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें, कोर्ट्स का भी रोल रहेगा, ट्रिब्यूनल्स का रोल रहेगा, स्टूडेंट्स का रोल रहेगा। इस पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है इसको, लेकिन कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं, और आप अभी कर रहे हैं, इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इश्यूज हैं, लोग आपको बहुत धैर्य से सुन रहे हैं इस समय लगातार। क्या और आप कहना चाहेंगे, क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इस वक्त आप डिफरेंट आरआरवीज के साथ में मिलके कर रहे हैं, जो सेंटर्स हैं, ताकि लोगों को एक विश्वास पैदा हो, जिसको हम कहते हैं ना विश्वास बहाली का एक माहौल पैदा हो, तो छात्र आपको सुन रहे हैं कि हाँ आपने ये कदम अभी तक उठाए हैं और इसकी आप एक तरीके से पाइपलाइन में हैं और ये करने जा रहे हैं? कमिटी फॉर्मेशन के तुरंत बाद में कमेटी ने काम चालू किया। आरआरबीज के जितने चेयरपर्सन है वो प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से जाके स्टूडेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं कि आपका जो भी पॉइंट है, आप अगर ईमेल में नहीं देना चाहते, रिटन रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो रिटन दे दो, ओरल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो ओरल ले लो, हम लिख के नोट करके रख लेंगे। इस लेवल तक हम संवाद को ओपन है, इस लेवल तक संवाद ओपन है। तो मेरा छात्रों से एक बार फिर निवेदन है कि आप विश्वास रखिए, इन सब चीज़ों का समाधान संभव है और इन सब चीज़ों का समाधान होगा। और भविष्य देखिए, आपको रेल चलानी है, आपको रेलवे चलानी है। अगर आपकी रेलवे को आप अगर आज से ही उसी ध्येय के साथ, उसी जो एक अपनेपन के लिए जो होता है, वो उसी ध्येय के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और विश्वास रखिए, ये बिल्कुल इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी, अच्छे तरीके से करेंगे। सर सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम था उसको फिलहाल कमेटी बनाने, उसकी रिपोर्ट आने तक के लिए स्थगित किया गया है, थोड़ी देर के बाद क्योंकि इसको लेकर भी जी देखिए लीगल भी देखना पड़ेगा। जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनका इंटरेस्ट भी तो हैम्पर नहीं होना चाहिए ना। ये हम एज द गवर्नमेंट, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हमको फेयर होना पड़ेगा। वी हैव टू बी फेयर। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरेस्ट भी हैम्पर ना हो, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। जी, क्योंकि जो आप सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरेस्ट हैम्पर ना हो, इस बात को लेकर भी दूसरी तरफ से भी ये तर्क दबी जबान से ये आ रहा है कि साहब ऐसा ना हो कि अब एक दबाव में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जिनमें जो छात्र पहले लिस्ट में आए हैं उनका नंबर के साथ में कंप्रोमाइज हो। बिल्कुल एकदम फेयर वे में करेंगे, कम से कम वो आश्वस्त रहे, 100% पक्का आश्वस्त रहे। बिल्कुल पक्का। सर एक अंतिम एक सवाल आपसे यही कि जो छात्र उतरे थे विरोध प्रदर्शन के लिए, अब वो आगे ना उतरे, बैठें
और इंतजार करें लास्ट में आप उनसे क्या एक अपील करना चाहें, क्योंकि राजनीति भी बहुत देखने को मिल रही है। भले आप बहुत राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, बट फिर भी इसमें राजनीति करने की भी कोशिश साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। मेरा एक ही निवेदन है सभी छात्रों से, आप बिल्कुल भी किसी की बातों में भ्रम में ना आए। आपके पास एक डायरेक्ट चैनल है आज संवाद का, उस चैनल को यूज़ करें, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखें और जितनी बार रखना चाहते हैं उतनी बार रखें। आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात को संज्ञान में लिया जा रहा है और इसको एकदम फेयर तरीके से, एकदम लीगल तरीके से इस पे समाधान निकलेगा। किसी भी एक छात्र का हक उसका मारा नहीं जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस विषय पे विस्तार से बात रखने के लिए, क्योंकि देश के बड़ी संख्या में छात्र ये जानना चाहते हैं कि रेल मंत्री और रेल मंत्रालय किस तरीके से इस विषय पे आगे काम कर रहा है, और न सिर्फ अभी के लिए बल्कि भविष्य में भी ऐसा कोई स्थिति परिस्थिति पैदा ना होने पाए, ताकि ऐसी स्थिति आए कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े। तो फिलहाल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने तमाम बातों को विस्तार से रखा। तो इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।